इससे पहले हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे कि रदरफोर्ड ने अपने मॉडल को कैसे बताया कि किस तरह से होगा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, और उसके बाद फिर क्या लिमिटेशंस थे, है ना। नील्स बोर ने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, है ना, तो अकॉर्डिंग टू जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, या इससे पहले जो एक्सपेरिमेंट किया गया था कि जो भी हमारे क्या होते हैं भाई, जो एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल होते हैं तो वो एनर्जी क्या करते हैं, रेडिएट करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन चारों तरफ न्यूक्लियस का घूम रहा है और अगर वो एनर्जी रेडिएट करेगा, इसका मतलब वो स्पाइरल पाथ में घूम के न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा। इसका मतलब जो एटम है वो स्टेबल नहीं रहेगा, ठीक है। तो फिर एटम का स्टेबिलिटी के बारे में क्या, तो उसी चीज को समझने के लिए पहले समझना होगा कि क्या बोले थे एक्चुअली हमारे जो जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, है ना। इन्हें क्या मानना था, क्या रिलेशन वो ढूंढ रहे थे चार्ज पार्टिकल और रेडिएशन के बीच में, मतलब क्या रिलेशन था तुम्हारा पार्टिकल और रेडिएशन में, है ना। इसको पहले नील्स बोर क्या करे, हमें समझाने का कोशिश करते हैं, मतलब समझते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, एक नया एटॉमिक मॉडल को डेवलप करते हैं। बट उसके बीच में पहले यह समझना होगा, है ना, कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का वेव नेचर होता है, यह समझना होगा। अब देखो, इससे पहले बहुत साल पहले हम बोले जैसे कि एक तुम्हारे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रीने डिकार्टस। रीने डिकार्टस का मानना था कि लाइट जो है वो कॉर्पस्क्यूल है, मतलब लाइट एक पार्टिकल है, ठीक है। लाइट एक रेडिएशन है, वी ऑल नो दैट, है ना। तो उनका मानना था कि लाइट एक पार्टिकल है। उसको सपोर्ट किए थे सर आइजैक न्यूटन के, और उन्हीं वो लिखे थे कि कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट, मतलब लाइट का पार्टिकल नेचर होता है ना। बट क्या हुआ था, कुछ साल के बाद क्रिश्चियन हाइजेंस एक साइंटिस्ट थे जिनका मानना था कि लाइट का जो है वो पार्टिकल नेचर नहीं बल्कि वेव नेचर होता है। इसको हम डिटेल में क्लास 12 में पढ़ेंगे, बट हम शॉर्ट में बता रहे हैं, ठीक है। तो लाइट का क्या होता है, वेव नेचर होता है, और इन बात को बहुत साइंटिस्ट प्रूव करने लग गए, है ना। लेकिन एक साइंटिस्ट आते हैं जो सक्सेसफुली, है ना, उन्होंने ये बता दिया कि लाइट का क्या होता है, वेव नेचर होता है, और उन साइंटिस्ट का नाम था जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। अराउंड द ईयर 1870 या कुछ रहा होगा, उतने अच्छे से मन में याद नहीं है ना। तो जेम्स क्लर्क मैक्सवेल क्या किए थे, बता दिए थे कि लाइट जो है बल्कि वो पार्टिकल नहीं, वो क्या है, एक वेव्स है। अब ये बात को सिर्फ लाइट के बारे में नहीं बताए थे। हमें क्या लगता है सिर्फ रेडिएशन लाइट ही है, ऐसा नहीं है। लाइट के अलावा भी बहुत सारे रेडिएशंस है, जैसे एक्स रेज, है ना, गामा रेज, समझ में आया कि नहीं, रेडियो वेव्स, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे जो देखते हो रेडिएशंस है, और मानना था कि सारे के सारे रेडिएशंस जो है वो वेव्स हैं। तो इस बात का प्रूफ कैसे किए थे वो, इस बात का प्रूफ किए थे जो अपने थ्योरी को बताए थे, उन थ्योरी से क्या किए थे, लाइट का स्पीड को थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर दिए थे। क्योंकि बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे, एक साइंटिस्ट का नाम शायद कुछ डिफोकल्ट या समथिंग कुछ था, वो साइंटिस्ट क्या किए थे, एक्सपेरिमेंटली बताए थे कि लाइट का स्पीड अराउंड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा, बट वो प्रैक्टिकली था। और ये जब लाइट को कंसीडर किए एज अ वेव, और अपने वेव थ्योरी से, क्योंकि वेव का भी एक इक्वेशन होता है, आगे पढ़ेंगे हम, उन थ्योरी से क्या किए, इस बात को प्रूव कर दिए कि लाइट का क्या नेचर होता है, वेव नेचर होता है। और उसी थ्योरी से बिना एक्सपेरिमेंट किए थ्योरेटिकली ये कैलकुलेट करके दिखा दिए कि लाइट का स्पीड नियरली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, इसीलिए इनका थ्योरी को माना गया। अब ये इनके थ्योरी में इन्होंने क्या कहा था, ये इनका कहने का मतलब ये था कि मान लो अगर हम क्या करते हैं, एक्सिस बनाते हैं भाई, ये मान लो क्या है, ये एक्स एक्सिस है ना, और ये मान लो क्या है, वाई एक्सिस है, और एक मान लेते हैं क्या है, जेड एक्सिस है। इस तरह से एक मान लो क्या है, जेड एक्सिस है ना, मान लो। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस है, और ये कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस है। जेड एक्सिस सर कैसे है, समझ में नहीं आ रहा। देखो एक्चुअली अगर हम तुमको विजुअलाइज करने का कोशिश करेंगे तो जेड एक्सिस कुछ इस तरह से है। देखो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है, समझ रहे हो ना। ये नीचे वाला ये जो लंबा वाला एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। जेड एक्सिस का मतलब ऐसे है, ऐसे इधर से इधर, क्योंकि हम तो यहाँ पे पॉइंट दिखा नहीं सकते ना, हम ऐसे रख के तो दिखा नहीं सकते ना, डायग्राम में कैसे बनाएंगे। तो इसका मतलब ये जो है वो स्ट्रेट है, मतलब इनटू द बोर्ड है, मतलब इस तरह से,
है ना, इस तरह से ये लाइन क्रॉस किया। आई होप सो यू आर क्लियर हियर। तो z एक्सिस ऐसे, समझ गए ना। अब मान लो यहाँ एक्स वाई जेड एक्सिस है, तो उनका मानना ये था, किनका, तुम्हारा जेम्स क्लर्क मैक्सवेल का, जिस थ्योरी से वो प्रूव किए थे, बोले थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्चुअली क्या है, क्यों इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। लाइट को भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहते हैं, ठीक है। तुमने पहले भी सुन रखा होगा कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, समझ में आया कि नहीं। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्यों कहते हैं इन्हें, वो बोले थे एक्चुअली होता क्या था, हमारा जो इनमें जितने भी चार्ज पार्टिकल है, कभी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सिलरेट किया जाए, मतलब चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं एक्सिलरेशन के साथ। एक्सिलरेशन का क्या मतलब होता है, उसका स्पीड में लगातार चेंज देखने को मिलेगा, है ना। मतलब अभी कुछ स्पीड से चल रहे थे तो ज़्यादा स्पीड से चलने लगे या कम स्पीड से चलने लगे, तो स्पीड में चेंज होने से उसको एक्सिलरेशन या रिटार्डेशन कहते हैं। बात आया समझ में। तो जब इनका 3 कंडीशन था। कंडीशन क्या है, जब कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में रहता है ना, कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में रहता है ना, ये हम 12 में पढ़ेंगे, इसीलिए हम लिख नहीं रहे हैं इसको, बस ऊपर ऊपर समझा रहे हैं। चार्ज पार्टिकल जब रेस्ट में रहेगा तो चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। बट चार्ज पार्टिकल अगर मोशन में है, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन, हम इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, हम मूव करवा रहे हैं, तो चार्ज पार्टिकल अगर मोशन में है, और कैसा मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में है, मतलब एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। लेकिन वही चार्ज पार्टिकल को जब एक्सेलरेट कर दिया जाए, यूनिफॉर्म मोशन में ना हो, मतलब उसका गति में चेंज आए, तो वो क्या करता है, अपने चारों तरफ क्या क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का एक वेव्स क्रिएट करता है, नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मतलब अगर मान लो चार्ज पार्टिकल को प्रोपागेट कर रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस, ध्यान से समझना, अगर चार्ज पार्टिकल है हमारा अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है, तो उससे क्या होता है ना, क्रिएट होता है एक वेव्स। किसका वेव्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का। किसका वेव्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो बढ़ जाता है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, घट जाता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, फ्लक्चुएट करते हैं, समझ रहे हो ना। तो जब ये घटता है, जब ये बढ़ता है, तो ये लोवेस्ट हो जाता है। अब बहुत ध्यान समझना, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे फ्लक्चुएट करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करता है, फिर जैसे डिक्रीज करता है, दैट डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड। क्या क्रिएट कर देता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होने की वजह से क्या क्रिएट होता है, मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है वो अलोंग कहां पे होता है रे, अलोंग जेड एक्सिस। कहां पे क्रिएट होता है, जेड एक्सिस के अलोंग में। देखो इस तरह से हमारा अगर किया जाए, इस तरह से, है ना, इस तरह से, समझ पा रहे हो क्या। ये देखो यह एक हमारा क्या है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे मूव कर रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है। आई होप सो वी आर क्लियर हियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर नीचे मूव करता है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर मूव करेगा। समझ में आया। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के फ्लक्चुएट होने से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, और मैग्नेटिक फील्ड से के फ्लक्चुएट होने से फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड के फ्लक्चुएट होने से क्या क्रिएट होता है, मैग्नेटिक फील्ड। और ऐसा सिलसिला चलते रहता है। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्योंकि ये वेव्स क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं, वेव्स क्रिएट करते हैं। मतलब क्या है, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, फिर बढ़ा, फिर मैक्सिमम गया, फिर थोड़ा सा कम हुआ, फिर थोड़ा सा कम हुआ। इसकी वजह से यहाँ पे क्या क्रिएट होता है, मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये ज़्यादा हो जाएगा, फिर ये डिक्रीज कर जाएगा, फिर जब ये डिक्रीज करेगा तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। समझे। जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद फिर से क्या क्रिएट होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो हम ये दिखा नहीं पा रहे, एक्चुअली ये अंदर बाहर है। आई होप तो तुम समझ रहे हो हम क्या बोलना चाहते हैं, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, ठीक है। तो अगर इसका डायग्राम को अगर अच्छे से बनाया जाए, तो इस डायग्राम को हम अच्छे से कैसे बना सकते हैं, रुक जाओ, पहले एक काम करते हैं, इसको नहीं रखते हैं, है ना, ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आए डायग्राम। ये हमारा हम बोल दे रहे हैं किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रिएशन है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है तो अंदर में क्या क्रिएट होता है, वेरी गुड, अंदर में क्या क्रिएट होता है, आई होप सो वी आर क्लियर है, समझ रहे हो।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है? ऊपर नीचे क्रिएट होता है। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ क्रिएट होता है? अंदर बाहर क्रिएट होता है। आई होप सो वी आर क्लियर। लेकिन दोनों कहाँ मूव करते हैं? एक्स एक्सिस के अलोंग। देखो ये एक्स एक्सिस चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा था, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ऐसे करके अलोंग एक्स एक्सिस ही जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे 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 करके अलोंग एक्स एक्सिस जा रहा है। तो इससे ये बताएं कि भाई जो चार्ज पार्टिकल कभी भी जब मूव करता है, ये रेड लाइन क्या बता रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बता रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को। और ये ब्लू वाला क्या बता रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। तो कभी भी कोई चार्ज पार्टिकल इस तरह से मतलब एक्सेलरेटेड हो तो उससे एक्स एक्सिस जो होता है वो तुम्हारा क्या होता है, सॉरी, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो परपेंडिकुलर होता है। किससे? मैग्नेटिक फील्ड से। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है ना, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? ऐसे। तो दोनों एक दूसरे से क्या है? परपेंडिकुलर। समझ रहे हो? और अपने प्रोपागेशन से भी परपेंडिकुलर है। प्रोपागेशन का क्या मतलब है सर? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है ना, और एक्स एक्सिस कैसे है? ऐसे। एक्स एक्सिस आगे एक्स एक्सिस में बढ़ रहे हैं, फ्लक्चुएट कैसे हो रहे हैं? ऐसे। तो क्या अपने एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर है? बिल्कुल है। और मैग्नेटिक फील्ड कैसा था? ऐसे ऐसे था। अपने एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर है? बिल्कुल परपेंडिकुलर। मतलब तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। ऑब्वियसली एक्स वाई जेड तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या है उनका, वो बताएं जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड देयर डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। समझ में आया या नहीं आया? क्या बोले? व्हेन a charge particle is accelerated, then electric field, मैग्नेटिक फील्ड, सिंबल से लिख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड को बी से। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड देयर डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, किस डायरेक्शन में वो लोग मूव कर रहे थे, है ना, प्रोपागेशन, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बात आ गया समझ में? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना का एक हिस्सा है कौन? लाइट। और ये लोग कितने स्पीड से मूव करेंगे? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद रहे, चाहे कोई भी वेव्स हो, वैक्यूम में सबका स्पीड कांस्टेंट है, सबका, रेडियो वेव का भी, लाइट वेव का भी, है ना, एक्सरे का भी, गामा रे का भी। समझ में आया कि नहीं? तुम्हारा इस तरह से जितने भी वेव्स होते हैं, अल्ट्रावायोलेट का भी, है ना, तुम्हारा इस तरह से इंफ्रारेड का भी, बहुत सारे वेव्स हैं। तो सबका वैक्यूम में स्पीड मतलब कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हाँ, मीडियम चेंज होगा तो सबका स्पीड डिफरेंट होगा, लेकिन वैक्यूम में सबका स्पीड वही होता है जो लाइट का स्पीड होता है। समझे? तो ये कैसे मूव करते हैं, मतलब ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक दो नहीं है, बहुत सारे। समझे? और जब उनको एक साथ रखा जाए तो इन्हें कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। आगे पढ़ाएंगे, घबराओ मत, आगे दिखाएंगे कि हम क्या बोलना चाहते हैं। बट कुछ चीजें समझना है वेव्स के बारे में, क्योंकि हम अगर प्रॉब्लम्स को करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्या जानना होगा? वेव्स के बारे में, कुछ वेव्स का नॉलेज होना पड़ेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, ये हमारा एक वेव्स है ना, ये समझ लो हमारा एक वेव है ना, या फिर और बड़ा कर देते हैं ताकि बात ज़्यादा समझ में आए। ये इस तरह से हमारा एक वेव, ठीक है? तो वेव का कुछ नोमेनक्लेचर सीख लो, किसको क्या बोलते हैं। ये वाई एक्सिस है, ये कौन सा है? एक्स एक्सिस है। कोई भी वेव है, हम उसका बात नहीं कर रहे, ये अलग वेव्स है। अगर ये वेव का हम बात करेंगे, ये ऊपर वाला पोर्शन देख रहे हो ना, है ना, उस ऊपर वाले पोर्शन को क्या कहते हैं? क्रेस्ट। क्या कहते हैं? क्रेस्ट कहते हैं। वेरी गुड। ऊपर वाले पोर्शन को क्या कहते हैं? क्रेस्ट। और ये डाउनवर्ड पोर्शन है उसे क्या कहा जाता है? ट्रफ। TROUGH, है ना। इधर जितने भी डाउनवर्ड वाले पोर्शन उसे क्या कहते हैं? ट्रफ कहते हैं। समझे या नहीं समझे? तो बच्चा लोग हमको क्या बोल रहे हैं समझो।
और हम नाम सुने होगा वेवलेंथ, वेवलेंथ सुने हो। नाउ लिसन, किसे वेवलेंथ कहा जाता है? एक क्रेस्ट से क्रेस्ट का दूरी या एक ट्रफ से ट्रफ का दूरी को वेवलेंथ कहा जाता है। मतलब ये हुआ कि यहां से यहां कितना दूर है ना, या फिर हम बोल सकते हैं कि यहां से यहां कितना दूर है, इसे क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। तो एक क्रेस्ट से क्रेस्ट का दूरी को या एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ का दूरी को वन वेवलेंथ कहा जाता है, या फिर इसको भी वन वेवलेंथ कह सकते हैं, यहां से यहां तक को, जिसमें ट्रफ क्रेस्ट क्रेस्ट तो नहीं आ रहा है, लेकिन जहां इनिशियल पॉइंट जहां से स्टार्ट हुआ था वही इनिशियल पॉइंट 0 पे हमको दिख रहा है खत्म होता हुआ, इसको भी हम वन वेवलेंथ कह सकते हैं। सर क्यों कह सकते हैं? रीजन बताते हैं। अगर मान लो यहाँ पे ट्रफ होता तो यहाँ से यहाँ तक को कहते, अगर इसको हम यहाँ हल्का शिफ्ट करेंगे तो ये भी लाइन यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो वहाँ से वहाँ तक एक वेवलेंथ हुआ या नहीं हुआ? समझे या नहीं समझे? तो हम उसे क्या कहते हैं भाई? वन वेवलेंथ कहते हैं। और वेवलेंथ का, वेव का लेंथ दैट इज वेवलेंथ। तो उन वेवलेंथ का जो नाम होता है रे, है ना, उसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से। तो लैम्डा का मतलब होता है वेवलेंथ। डिस्टेंस है जिसको हम मीटर में मेजर करते हैं, एक वेव से दूसरे वेव का लेंथ को हम वेवलेंथ कहते हैं, जिसको हम किस में मेजर करते हैं? लैम्डा से। मतलब मेजर करते हैं मीटर में, सिंबल इसका क्या है? डिनोट किससे करते हैं? लैम्डा से डिनोट करते हैं। आई होप सो कि वेवलेंथ क्या होता है। अब तुमने सुन रखा है फ्रीक्वेंसी के बारे में। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी। एक्चुअली फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है वो समझेंगे, है ना। अब थोड़ा ध्यान से समझना जो हम तुम्हें बताने का कोशिश कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर मान लो ये हमारा एक होल है, दिख रहा है, और यहाँ से एक वेव्स आ रहा है, ठीक है। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि एक सेकंड में वेव का कितना वेवलेंथ इस होल से क्रॉस करेगा। हम क्या गौर करेंगे? क्योंकि कोई वेव स्लो आ रहा होगा और कोई तुरंत आ रहा होगा, या किसी का वेवलेंथ बहुत छोटा होगा या किसी का वेवलेंथ थोड़ा बड़ा होगा। तो ज़्यादा बड़ा वाला वेवलेंथ में कम क्रॉस होगा ना, कम क्रॉस होगा कि नहीं, और जिसका छोटा वेवलेंथ आएगा वो ज़्यादा क्रॉस कर जाएगा पर सेकेंड, ठीक है। तो भाई पर सेकेंड एक पॉइंट से कितना वेवलेंथ क्रॉस करता है, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? एक पॉइंट से कितना वेवलेंथ क्रॉस कर सकता है, कितना साइकिल क्रॉस कर सकता है, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। बात आ गया समझ में? अब ये फ्रीक्वेंसी का कोई इंपॉर्टेंस है सर? हाँ इंपॉर्टेंस है। इंडिया में जनरली हमारा जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 50 हर्ट्ज का होता है। कितने का होता है? इंडिया में अलाउड है हमारा 50 हर्ट्ज का। जैसे मान लो, अब क्या सर समझे नहीं, जैसे कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल हम ट्रांसमिट करवा रहे हैं, है ना, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जैसे नेटवर्क वगैरह तुम देखते हो हर चीज़ का, है ना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो, नेटवर्क हो, तुम मोबाइल इंटरनेट वगैरह चला रहे हो, तो उनमें क्या होता है ना, हम सिग्नल भेजते हैं, ठीक है। तो हमारा रेंज है सिग्नल का, कि मतलब पर सेकेंड, समझे ना, 50 वेवलेंथ से ज़्यादा क्रॉस नहीं करना चाहिए पर सेकेंड, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। कितना है? 50 हर्ट्ज। यूनिट है हर्ट्ज, साइंटिस्ट के नाम पे, हेनरिक हर्ट्ज के नाम पे दिया गया है, ठीक है। तो मतलब क्या था, इंडिया में अलाउड नहीं है 50 हर्ट्ज से ज़्यादा नहीं, मतलब 50 हर्ट्ज तक जनरली हम इंडियन यूज़ करते हैं। बाहर कंट्री में, अमेरिका वगैरह में शायद उनमें अराउंड 50 से 60 के बीच में वो लोग यूज़ करते हैं, उनके पास थोड़े से एडवांस टेक्नोलॉजी। बात आया समझ में? तो भाई कहने का मतलब ये हुआ, फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि हमारा कोई भी पॉइंट से कितना साइकिल क्रॉस कर रहा है। क्लियर है? तो फ्रीक्वेंसी जनरली हम इसको इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों को पता नहीं होगा, इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुमने बचपन से पढ़ रखा है वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी के बारे में, बट फिर भी बता रहे हैं कि सो दैट कि आगे में प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे जो हमारा फ्रीक्वेंसी ये था वेवलेंथ। वेवलेंथ समझ गए ना कि ये वेव का वेवलेंथ क्या होता है? क्रेस्ट से क्रेस्ट का दूरी या ट्रफ से ट्रफ का दूरी को वेवलेंथ कहते हैं। उसी तरह से हम ये बता रहे थे तुमको कि तुम्हारा फ्रीक्वेंसी क्या होता है ना, नंबर ऑफ वेव्स, है ना, क्रॉसिंग पर सेकेंड फ्रॉम ए गिवन पॉइंट। समझ में आ गया? अब फ्रीक्वेंसी को जनरली नया सिंबल, एक न्यू बोल के सिंबल है, उससे यूज किया जाता है। चलो आगे बताते हैं इसको, है ना, इसमें समझाते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो हम बात कर रहे थे वेव का फ्रीक्वेंसी के बारे में। वेवलेंथ को किससे डिनोट किया जाता है? लैम्डा से। वेवलेंथ को डिनोट किया जाता है किससे? लैम्डा से। और जो फ्रीक्वेंसी करेंगे, एक सिंबल है जिसको हम कहते हैं न्यू, है ना, इस तरह का सिंबल है,
इस तरह का। ये हम स्टाइल से नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, दिस इज सिंबल, है ना, तुमको भी ऐसे ही लिखना होगा। ये वी हम नहीं लिख रहे इस तरह से, समझ में आया ना। दिस इज अ सिंबल नोन एज न्यू, NEU, ठीक है ना, न्यू। तो ये सिंबल से हम क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी से डिनोट कर रहे हैं। एंड व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, वी ऑल नो, अभी पढ़ें कि ये बताता है कि कितना ठो साइकिल, कितना ठो वेव्स क्रॉस किया है पर सेकेंड, पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ, ये है 1/t। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/t, पर सेकेंड कितना साइकिल क्रॉस किया, क्योंकि साइकिल का कोई यूनिट नहीं होता, कितना तो नंबर क्रॉस किया उसका कोई यूनिट नहीं होगा, तो हम इसको जो यूनिट होता है वो टाइम का होता है, इसे लिखेंगे 1/t, है ना। और इसका जो यूनिट होता है, तुम्हारा फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है वो क्या होता है भाई, हर्ज, है ना, यूनिट क्या होता है, हर्ज। अच्छा, अगर हर्ज लिख रहे हो तो HERTZ लिखना होगा स्मॉल लेटर में, समझाएं तो क्यों, है ना। अगर साइंटिस्ट के नाम पे यूनिट है और उसको लिख रहे हो तो स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर, समझ में आया कि अगर पूरा लिख रहे हो तो, और एक तो सिंबल लिख रहे हो तो जैसा सिंबल दिया गया है इसका HZ, हर्ज, समझे। या फिर इसका यूनिट क्या है, सेकेंड इनवर्स, दिख रहा है 1/t का यूनिट क्या होता है, सेकेंड इनवर्स। बात आ गया समझ में। अब हम एक चीज गौर करेंगे, ये जो हम वेव देख रहे थे, ये जो वेव देख रहे थे, अगर हम तुमसे पूछें कि इसका कुछ रिलेशन है सर फ्रीक्वेंसी का, वेवलेंथ का, है ना, क्या कुछ रिलेशन है क्या, बिल्कुल रिलेशन है ना। अब सवाल है सर क्या रिलेशन है, तो रिलेशन ये है भाई, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। अब एक बात बताओ, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सब किसके स्पीड से मूव करेंगे, लाइट के स्पीड से। किसके स्पीड से मूव करेंगे, लाइट के स्पीड से मूव करेंगे। तो यहाँ पे स्पीड क्या है, c, लाइट का स्पीड को क्या लिखा जाता है, c। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, वेवलेंथ, कितना वेवलेंथ क्रॉस किया, दैट इज डिस्टेंस, दैट इज डिस्टेंस क्या है, लैम्डा, डिस्टेंस बाय टाइम। बात आया समझ में। नाउ लिसन केयरफुली, c इक्वल टू लैम्डा इंटू 1/t, क्या ऐसा लिख सकते हैं, एग्जैक्टली तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा न्यू, होगा या नहीं होगा, क्योंकि 1/t क्या है, न्यू है, फ्रीक्वेंसी है। तो हमारा बहुत ही फेमस फॉर्मूला है c इक्वल टू लैम्डा न्यू, और तुम्हारा न्यू इक्वल टू लिख सकते हैं c अपॉन लैम्डा, ये बहुत ही फेमस फॉर्मूला है। दैट इज द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ लाइट। वेवलेंथ समझ में आ गया। देखो डिफरेंट वेव होते हैं ना, कुछ वेव कैसे होते हैं ना, इस तरह से होते हैं। तो इसका वेव अगर मान लो कोई इसको एक पॉइंट से क्रॉस किया जाए तो जल्दी जल्दी वेव्स क्रॉस करेंगे, और कुछ वेव्स कैसा होता है, इस तरह से, बहुत देर के बाद फिर आएगा एक तरह से। तो इसमें क्या होगा, पर सेकंड में ज्यादा वेव्स क्रॉस नहीं करेंगे, इसमें पर सेकंड में ज्यादा क्रॉस कर देंगे। अगर हम ऐसे पास कर दिए तो इसमें तो बहुत सारा पास कर जाएंगे ना, पर सेकंड बहुत सारा वेव क्रॉस कर जाएंगे ना। बात आया समझ में। तो जिसका वेवलेंथ कम है, जिसका वेवलेंथ कम है उसमें ज्यादा साइकिल क्रॉस करते हैं, मतलब उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ दिख रहा है वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू, दैट इज फ्रीक्वेंसी, क्योंकि लाइट का स्पीड क्या होता है, कांस्टेंट। तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, है या नहीं है। बात आया समझ में। तो अगर जिसका वेवलेंथ ज्यादा होता है उसका फ्रीक्वेंसी कम होगा। देखो वेवलेंथ इसका ज्यादा है तो कम साइकिल क्रॉस करेंगे, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कम होगा। आ गया बात यहाँ तक समझ में, पूरा क्लियर है। अब हम जो बोले वो ये था कि सिर्फ लाइट ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है, बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना, जिसको हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, वो लोग कंटिन्यूअस एक के बाद एक होते हैं, ठीक है ना, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं इन्हें, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये पूरा सीरीज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, जो हमारे जनरली साइंटिस्ट लोग हमें बताएं कि क्या क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। सबसे पहला एक गामा रेज होता है, ठीक है, गामा रेज समझ रहे हो, है ना, कहाँ से निकलता है, कोई बता सकता है, गामा रे कहाँ से निकलता है, कोई आइडिया नहीं, सन से, समझ में आया कि नहीं, सूरज से गामा रेज निकलता है, बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक रे, बहुत ही खतरनाक। इसको इवन कैंसरस सेल को ट्रीट करने के लिए हम गामा रे का यूज करते हैं। ये पेनिट्रेट खतरनाक कर जाता है, समझ में आया कि नहीं, बहुत ही खतरनाक रे है। पेनिट्रेट मतलब किसी के अंदर चल जाएगा, समझ में आया ना।
हम लोग जनरली क्या समझते हैं, लाइट क्या टकरा के वापस आ जाता है ना, कुछ कुछ रेज है तुम्हारे अंदर घुस जाएगा, उनमें से ये है गामा रे। समझ में आया ना, देयर इज अ चांस अगर बहुत ज़्यादा देर तक अल्ट्रा वायलेट गामा रे अगर तुम्हारे इर्द गिर्द रहे तो फिर है से आदमी थे हो सकता है। समझ में आया कि नहीं, डेंजरस है ये गामा रे। अब ये गामा रे कितना फ्रीक्वेंसी में देखने को मिलता है या कितना वेवलेंथ में देखने को मिलता है, ये वेवलेंथ के टर्म में दिया हुआ है। तो वेवलेंथ जिसका वेवलेंथ 10⁻16 से 10⁻12 जिस वेव का वेवलेंथ 10⁻16 से 10⁻10 मीटर के रेंज में हो, है ना, उसमें क्या देखने को मिलता है, गामा रेज। मतलब बहुत ही छोटा वेवलेंथ, एकदम एक वेव दूसरे वेव के लगभग सटे सटे दिखेंगे हमें, मतलब स्ट्रेट लाइन के जैसा दिखेगा, इतना छोटा वेवलेंथ है। समझ में आया कि नहीं, तो उसको हम कहते हैं गामा रेज, है ना। अब इससे थोड़े से बड़े वेवलेंथ वाले इसे क्या कहते हैं, एक्सरे, जिसका रेंज कितना 10⁻10। इस रेंज में, मतलब इन दोनों के रेंज के बीच में अराउंड 10⁻10 में मीटर में वो क्या कहते हैं, एक्सरे पाए जाते हैं। अब सवाल ये एक्सरे का कहाँ पे यूज करते हैं सर, है ना, किसी का फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है ना, तो हड्डी उड्डी टूट जाता है यार, तो उसमें क्या करते हैं, एक्सरे का यूज करते हैं। ऐसा क्या खासियत है एक्सरे में, है ना, इस चीज को समझना है। अच्छा, एक्सरे का जो डिस्कवरर है, मतलब जो जिसने एक्सरे का खोज किया था, उसका नाम क्या, रोंटगेन, बताए थे ना, ठीक। अब सुनो, खैर उसका छोड़ो, है ना। तो एक्सरे क्या है, एक ऐसा वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो मसल्स स्किन को पेनिट्रेट कर सकता है लेकिन बोन को नहीं कर सकता, बोन के अंदर नहीं जा सकता। मतलब अच्छा, लाइट हम चीज़ों को कैसे देखते हैं, जब कोई चीज़ लाइट उस पर रिफ्लेक्ट बैक करके हमारे आईज में आता है या खुद एक लाइट का सोर्स है, तब उन चीज़ों को हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन से या किसी चीज़ से लाइट क्रॉस करके चला जाए, क्या उस चीज़ को देख सकते हैं, नहीं देख सकते। रिफ्लेक्ट बैक होना चाहिए देखने के लिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, एग्जैक्टली उसी तरह से एक्सरे में हम हमारे हड्डियाँ क्यों दिख जाती है, हम अपने हड्डियों को क्यों देख सकते हैं, वो इसलिए देख सकते हैं क्योंकि एक्सरे में ऐसा क्षमता है कि वो स्क्रीन को पेनिट्रेट कर सकता है, स्क्रीन के अंदर जा सकता है लेकिन बोन के अंदर नहीं जा सकता, बोन से रिफ्लेक्ट बैक कर जाता है। तो जिससे रिफ्लेक्ट बैक करेगा उसी का ना इमेज प्रोड्यूस करेगा। दैट इज वाई एक्सरे तुम्हारा क्या करता है, बोन के फ्रैक्चर को दिखा सकता है। आया बात समझ में, यही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। यूवी, अल्ट्रावायलेट रे, ये तो जानते हो, इसके नाम सुने हो। इसका रेंज जो है 10⁻8 से 10⁻6 के अंदर आता है। काफ़ी खतरनाक है ये भी, है ना। इससे ज़्यादा देर अगर तुम रहोगे तो स्किन कैंसर होने का चांस है, डेंजरस चीज़ है। इसे फिल्टर में भी यूज किया जाता है जर्म्स को मारने के लिए, ठीक है। फिल्टर में देखो ना, लिखा रहता है आरओ और यूवी की शक्ति, है ना। आरओ मीन्स रिवर्स ऑस्मोसिस, क्या है बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। यूवी जर्म्स को मारने के लिए यूज किया जाता है। क्लियर है। अब उसके बाद बीच में आता है इंफ्रारेड और यूवी के बीच में एक रेडिएशन आता है, जो इसको याद रखना जरूरी है क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन में आता है। ये 400 नैनोमीटर से इसका वेवलेंथ 7 दिया, एक्चुअली 750 होता है ना। 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर, है ना, के रेंज में अगर वेवलेंथ है तो उसे हम कहते हैं विजिबल लाइट, जिसे हम देख सकते हैं। समझ में आया। इन रेडिएशन को तुम देख नहीं सकते, ये दिखते नहीं है ना। गामा रेज दिखते नहीं है, ठीक है। एक्सरे भी दिखता नहीं है, अल्ट्रावायलेट भी नहीं दिखता, ये विजिबल रेज है जिसके वजह से चीज़ों को देखते हैं और जो दिखता है, समझे। ये विजिबल रेज जिसे हम लाइट के नाम से जानते हैं। तो लाइट क्या है, एक पार्ट है किसका, पूरे सीरीज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक पार्ट है। ये किस चीज के बारे में इंडिकेट कर रहा है, वेव नेचर किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का। समझ में आ गया। उसके बाद आता है इंफ्रारेड, है ना। इंफ्रारेड कहाँ पे निकलता है, हम आग वोग जलाते हैं ना, हीट उट होता है ना, उसमें से क्या निकलता है, इंफ्रारेड निकलता है। एंड यू नो दैट तुम्हारा रेडियो वेव्स जो हमारा खास करके कम्युनिकेशंस में यूज होता है। आ गया बात समझ में, क्लियर है। तो अच्छा, माइक्रोवेव को कहाँ रख दिया यार, यहाँ पे माइक्रोवेव नहीं दिख रहा है, ठीक है। बीच में आएगा माइक्रोवेव, फिर आएगा रेडियो वेव्स, ठीक है। हम इसको एडिट करके बाद में भेज देंगे, ठीक है। यहाँ रेडियो वेव सिर्फ लिखा हुआ है, बीच में एक माइक्रोवेव्स भी आता है। माइक्रोवेव्स तो जानते हो ना, माइक्रोवेव्स का ओवन है घर में, समझ में आया। तो
तो माइक्रोवेव्स होता है, फिर क्या होता है, रेडियो वेव्स होता है। क्लियर है? तो ये पूरे सीरीज को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, क्या ये बात समझ में आया सबको? क्या ये फॉर्मूला समझ में आया? लेट्स सोल्व सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। भाई क्वेश्चन क्या है कि द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ, कितना फ्रीक्वेंसी दिया है रे, 1368 किलो हर्ज। ठीक है, किलो हर्ज। ठीक है, यहाँ पे देखो कितना, हम बोले ना जब पूरा लिखता है ना साइंटिस्ट का नाम से पहला लेटर क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा। गौर कियो, समझे? कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इमिटेड बाय ट्रांसमीटर। क्या निकालना है? वेवलेंथ निकालना है, लैम्डा निकालना है। समझे? तो बोल रहा है कि विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग्स टू, है ना, और ये किस पार्ट में ये बिलोंग्स करेगा। क्लियर है? तो अच्छा, अब देखो यहाँ पे हम कैसे निकाल सकते हैं। वी ऑल नो, है ना, कि क्या होता है, C इक्वल टू लैम्डा न्यू, और वी कैन राइट लैम्डा इज इक्वल टू C बाय न्यू। बस फॉर्मूला डालना है और आंसर निकालना। C का वैल्यू तो फिक्स है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। न्यू का वैल्यू दे रखा है दैट इज 1368 किलो हर्ज, मतलब 10⁻3। अब तुम जो भी सॉल्व करोगे तो कुछ वैल्यू आएगा, है ना, किस में आएगा, मीटर में आएगा, निकल जाएगा। तो हम ये कर नहीं रहे, कर सकते हो खुद से। अब जो भी वेवलेंथ निकलेगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का लिस्ट देखना, ठीक है, और ये लिस्ट में पता करना कि वो किस पार्ट में आ रहा है। समझ में आया ना? सबका दिया हुआ वेवलेंथ, है ना, सबका वेवलेंथ को चेक करना कि वो किस पार्ट में आ रहा है। क्या ये कर सकते हो खुद से? छोड़ सकते हैं ना? पक्का? तो ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड फ्रॉम वायलेट, देखो हम बोले थे ना 750 तक रहता है, समझे ना, वायलेट टू रेड, एक्सप्रेस द वेवलेंथ इन फ्रीक्वेंसीज। वेवलेंथ को किस में डिनोट करके दिखाओ? फ्रीक्वेंसीज में। अब यहाँ ध्यान से समझना, क्या दे रखा है? वेवलेंथ दे रखा है, द वेवलेंथ रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम एक्सटेंड्स फ्रॉम वायलेट। वायलेट का वेवलेंथ कितना दे रखा है? नैनोमीटर, है ना, और तुम्हारा किसका दिया? वायलेट का ना, और ये दूसरा वाला किसका है? रेड का है। कितना दिया हुआ है? 750 नैनोमीटर। बोल रहा है ये रेंज को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करो, मतलब तुम्हें क्या करना है, इसको फ्रीक्वेंसी में बदलना है और फिर इसको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी में बदलना है। तो फिर डैश दे देंगे कि इतना रेंज से इतना रेंज, कर सकते हो। ओके नाउ, तो हमको दिया हुआ है λ1 का वैल्यू, है ना, चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पीड सब के लिए क्या है, वैक्यूम में कांस्टेंट है, तो हम ν1 निकालेंगे तो C लिखेंगे। C बाय λ1 कितना हो जाएगा? 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 400 नैनोमीटर मीन्स 400 × 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, उसी तरह से फिर हमको ν2 कैसे निकालना है? C बाय λ2 दैट इज 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय λ2 कैसे हो जाएगा? 750 × 10⁻⁹। अब तुम सोल्व करो, जो भी निकलेगा हर्ज में लिख देना, यहाँ पर भी सोल्व करो, जो निकलेगा हर्ज में लिखना। तो यही चीज़ हमारा क्या होगा? फ्रीक्वेंसी रेंज होगा। आई होप सो इसको तुम खुद से सोल्व कर सकते हो जाएगा तो वेरी गुड। आगे बढ़े, यहाँ पे क्वेश्चन है कैलकुलेट द वेव नंबर्स। अच्छा, वेव नंबर बताने भूल गया, व्हाट इज वेव नंबर, है ना, ये समझा देते हैं यहीं पे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जैसे पढ़े हम उसी तरह से हमने पढ़ा वेवलेंथ के बारे में। ठीक है, अब पढ़ते हैं वेव नंबर क्या है ना। वेव नंबर को जनरली इस तरह का सिंबल से यूज किया जाता है ना। वेव नंबर, व्हाट इज वेव नंबर, मतलब टोटल नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ में कितने वेव्स आएंगे दैट इज नोन एज वेव नंबर। ठीक है, मतलब एक लेंथ लिए, छोटा सा यूनिट लेंथ लिए, तो उस यूनिट लेंथ में कितने ठो वेव आ जा रहे हैं अपने अकॉर्डिंगली तुमने लिया, तो उसको हम कहते हैं वेव नंबर। और वेव नंबर का फॉर्मूला जनरली होता है रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा, दैट इज 1/λ, बस दैट इज द वेव नंबर। समझे? और ऑब्वियसली यूनिट क्या होगा बताओ? लैम्डा का यूनिट मीटर होता है, तो इसका SI यूनिट क्या होगा? मीटर इनवर्स। समझ गए? तो तुम निकाल सकते हो वेव नंबर फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ इतना। वेवलेंथ कितना दे रखा है? 5800 एंगस्ट्रॉम, दैट इक्वल्स 5800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। सबको SI में करना है भाई। वेव नंबर क्या होगा? दैट इज 1/λ, मतलब 1/5800, है ना, इंटू 10⁻⁻
-10, तुम एक दिमाग लगाना, 10⁻⁻10 को ऊपर ले लेना, है ना, और 100 इधर से इसको मल्टीप्लाई करके ऊपर ले लेना, बाकी तुम सोल्व कर देना, आ जाएगा। जैसे कि बता दे रहे, सोल्व करने का नहीं आता तो बता दे रहे, पहले ऑर्डर को अलग कर दे। ऑर्डर को अलग कर दे का मतलब क्या, यहाँ पे 2 0 है ना, सॉरी रुक जाओ, यहाँ पे ऐड कर देंगे, कितना होगा बोलो, ये 2 0 को ऐड कर देंगे, कितना होगा, 10⁻⁸। वेरी गुड, 10⁻⁸ होगा, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻+8 होगा या नहीं होगा, इंटू 1 बाय क्या हो जाएगा 58। तो मैं काम करना, यहाँ से 2 0 ले लो, ये जो 10⁸ है ना, उससे 2 0 ले लो सोल्व करने के लिए, तरीका बता रहे ताकि तुम्हें सोल्व करने में मुश्किल ना हो। इससे 2 0 ले लो, ये क्या हो जाएगा 100, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10⁻6 डिवाइडेड बाय 58। अब तो इसको सोल्व कर सकते हो, समझ गए ना, नहीं समझ गए। अब ये समथिंग क्या आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और क्या, क्योंकि 52 जा 100 होता है, वी ऑल नो 58 है, तो भाई 2 जा में तो होगा नहीं, 1 जा में होगा। अब चूंकि ये 2 के बहुत करीब है, 58 2 जा 100 के करीब है, आई होप सो आंसर जब सोल्व करोगे ये 1.8 या 1.9 समथिंग कुछ निकलने वाला है, ठीक है। बाकी करके देखना, हम रफ कैलकुलेशंस कर रहे हैं क्योंकि देख के लग रहा है कि 2 के करीब है, तो 1.8 या 1.9 आएगा समथिंग, इंटू 10⁻, क्या आएगा 6 मीटर इनवर्स, ऐसा कुछ आएगा, 1.7 या 1.8 या 1.9 इसके बीच में कुछ आएगा। कर लेना, तुम रफ कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये रफ कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्योंकि टाइम नहीं है कि हम इतना सोल्व करें बैठ के भी, है ना, समझ गए। अब अगर तुमने निकाल दिया वेव नंबर, पूछ रहा व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, यू कैन फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी, इट इज वेरी इजी, इट इज c/, जस्ट पुट इट एंड गेट द आंसर। समझ में आ गया कि नहीं, वेरी गुड। खैर अब आते हैं यहां तक जो हम पढ़े थे, क्योंकि नील बोर क्या करने वाले हैं, अपने मॉडल को डेवलप करने वाले हैं। तो नील बोर को यह जानना था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का और पार्टिकल का जो है रिलेशन क्या है, तो उनको लिए सबसे पहले जाने कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है उनका वेव नेचर होता है। पहला ये पता चला, किससे पता चला, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, जो अच्छा एक्सप्लेनेशन दिए थे कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होते हैं वो वेव्स होते हैं, वो पार्टिकल नहीं होते हैं फिलहाल के लिए। बट अब टॉपिक क्या है, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हमने अभी पढ़ा कि भाई वो वेव होते हैं, अब हेडिंग ये बता रहा है वो पार्टिकल होते हैं। अब देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे एक साइंटिस्ट जिनको शायद हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया है हमारा क्वांटम मैकेनिक्स को, समझ में आया कि नहीं। इनका नाम है, जो साइंटिस्ट का नाम है मैक्स प्लैंक। क्या नाम था, मैक्स प्लैंक। ये मैक्स प्लैंक क्या दिए, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी दिए। व्हाट वाज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, है ना, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जिसको हम कहते हैं बच्चा लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये क्या गजब का टॉपिक है, बस इंटरेस्टिंग के साथ सुनना, ये मजा आएगा। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का उनका मानना था, तुमने देखा होगा लोहे को जब एक फर्नेस में, जो बहुत ही ज्यादा, जहां पर टेम्परेचर, तुम्हारे घर में नहीं, आग में रखोगे लोहे का कुछ नहीं होगा, ठीक है, घर का स्टोव का बात नहीं कर रहे, फर्नेस का, जहां पे बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर होता है, जब लोहे को गर्म किया जाता है ना, तो लोहा जो है ना वो डल रेड हो जाता है। मतलब डल रेड का मतलब समझते, पूरा रेड नहीं, हल्का रेडियस होगा, लेकिन और हीट करोगे ना पूरा रेड हो जाएगा और चमकने लगेगा पूरा लोहा। देखे हो ना यूट्यूब वगैरह में, देखे होगे जब पिघला उगला के बनाता, तो ये सब तो वीडियो सब देखते हो, बेगारी लगता है तो कौन क्या पिघला के क्या बना रहा है, क्या बना रहा है, क्राफ्ट सब देखते हो ना, तो उसमें देखना कि वो पूरा रेड हो जाता है, और ज्यादा टेम्परेचर देने से पूरा व्हाइट दिखने लगता है। रेड के बाद क्या दिखने लगता है, व्हाइट, और ज्यादा टेम्परेचर दोगे ब्लू दिखने लगता है। समझ में आया, और ज्यादा टेम्परेचर दोगे क्या होगा, ब्लू दिखने लगेगा। यहाँ पे इस चीज को किसी भी साइंटिस्ट एक्सप्लेन करने से मतलब चूक गए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा था। मतलब उन्होंने क्या देखा, उन्होंने एक चीज देखा, वो ये देखा कि अगर मान लो हम एक ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, है ना, किसके किसके बीच में, इंटेंसिटी जनरली हम कहते हैं ब्राइटनेस को, है ना, जैसे लाइट को तुम देख रहे हो, बल्ब को देख रहे हो, है ना, तो बल्ब डिम भी जल सकता है, बहुत ज़्यादा ब्राइट भी जल सकता है, दैट ब्राइटनेस इज नोन एज इंटेंसिटी। और वेवलेंथ पे एक ग्राफ को वो देखे, मतलब वो ऑब्जर्व किए, जो लोहे को देखे ना, वो देखे कि भाई जब जैसे जैसे हम वेवलेंथ को कम कर रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना, या जैसे जैसे वेवलेंथ को हम कम कर रहे हैं या वेवलेंथ को ज़्यादा कर रहे हैं, तो क्या देखने को मिला,
देखने को मिला कि अगर जैसे वेवलेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं, इंटेंसिटी भी इंक्रीज कर रहा है कुछ पॉइंट पे, उसके बाद ये क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। अगर हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा तो टेम्परेचर वही है, जितना टेम्परेचर दे रहे थे उतना ही टेम्परेचर है, लेकिन अगर हमने वेवलेंथ को चेंज करने का कोशिश किया तो इंटेंसिटी में भी चेंज देखने को मिला, लेकिन कुछ पार्ट में वो वेवलेंथ क्या हो गया, फिर से कम हो गया स्लोप। अब सवाल था इसका क्या एक्सप्लेनेशन है, ये ऐसा क्यों हुआ, मतलब थोड़े देर के लिए बढ़ा फिर मैक्सिमम टाइम ये कम हो गया। डिफरेंट टेम्परेचर लिए, लेट्स से ये T1 टेम्परेचर है, दूसरा टेम्परेचर लिए तो दूसरा टेम्परेचर में और ऊपर से दिखा, मतलब वही उसी पॉइंट पे दिखा और ये हो गया ये टेम्परेचर। ज़्यादा टेम्परेचर ले रहे हैं तो इंटेंसिटी भी ज़्यादा आ रहा है। अब तुमसे एक बात बताना चाहते हैं, साइंटिस्ट का मानना था कि जो भी वेव है ना, तो उनका एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा, चमक पे डिपेंड करेगा, जिसका जितना ज़्यादा चमक उतना ज़्यादा एनर्जी, ये साइंटिस्ट का मानना था। तो हम क्या बोल रहे थे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन में क्या ऑब्जर्व किया गया, जब बार बार हीट किया जा रहा था, ठीक है, तो वो देखे भाई कि जैसे ही वेवलेंथ को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो इंटेंसिटी भी बढ़ रहा है मतलब ब्राइटनेस बढ़ रहा है ना, वेवलेंथ के बढ़ने से, बट वेवलेंथ और ज़्यादा बढ़ जा रहा है ना, इंटेंसिटी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ऐसा कैसे हो रहा है ना, किसी को ये बात को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वेवलेंथ को बढ़ा, क्योंकि प्रॉपर कोई रिलेशन नहीं दिख रहा ना। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा तो हम बोलेंगे ना कि हाँ भाई वेवलेंथ को बढ़ाने से इंटेंसिटी बढ़ रहा है या घट रहा है, हम बोल सकते हैं कि नहीं। तो वेवलेंथ के बढ़ाने से इंटेंसिटी तो बढ़ रहा था, फिर बिहेवियर और घटने लगा, तो कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन तो है नहीं इसका, क्योंकि हम सोच रहे थे वेव के अकॉर्डिंगली। हम क्या सोच रहे थे, वेव के अकॉर्डिंगली, मतलब वेव, जिस वेव का हम लोग यही समझ रहे थे कि भाई जो वेव्स होते हैं तो वेव्स कंटिन्यूस वेव्स होते हैं, तो जिस कंटिन्यूस वेव्स का एनर्जी ज़्यादा होगा उसका इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगा। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें रेड कलर ज़्यादा दिखता है कि वायलेट कलर ज़्यादा दिखता है? तो हम ये कह सकते हैं ना कि चमकने का जहाँ तक बात आए थोड़ा देर के लिए तो रेड ज़्यादा चमकेगा, है ना, तो थोड़ा देर के लिए कह सकते हैं रेड का इंटेंसिटी ज़्यादा होना चाहिए। बात आया समझ में? तो इसका मतलब रेड का एनर्जी भी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि वेव नेचर यही कहता है, वेव नेचर का रूल कहता है कि एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा। अगर रेड कलर ज़्यादा चमकेगा, अगर ज़्यादा चमके रेड कलर, हम ज़्यादा चमकेगा क्या मतलब है सर, तो अगर मान लो बहुत ज़्यादा चमक रहा है रेड कलर तो ज़्यादा इंटेंसिटी रहेगा तब ना ज़्यादा चमकेगा, और वायलेट कलर एकदम डिम में जल रहा है, डिम में जल रहा है मतलब बहुत ज़्यादा वायलेट नहीं है, बहुत ज़्यादा ब्लू नहीं है, एकदम हल्का ब्लू है, डल ब्लू है। डल ब्लू मतलब उसका इंटेंसिटी क्या है, कम है। रेड एकदम ब्राइट जल रहा है मतलब उसका इंटेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। तो भाई अगर जिसका इंटेंसिटी ज़्यादा है उसका एनर्जी भी ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, तो ब्लैक बॉडी क्या था, ब्लैक बॉडी किसको कहते हैं, अब यहां पे आते हैं। ब्लैक बॉडी उन बॉडी को कहा जाता है जो सारे तरह के रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी कर सके और रेडिएट भी कर सके, उन्हीं को कहते हैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी। समझे, सिर्फ ब्लैक कलर से मतलब नहीं है, ठीक है, ब्लैक बॉडी का मतलब सिर्फ ब्लैक कलर नहीं, ठीक है ना, वो बॉडी को ब्लैक बॉडी कहेंगे जो सारे तरह का रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता है और फिर सारे तरह का रेडिएशन को रेडिएट भी कर सकता है। बात आया समझ में, उनको हम ब्लैक बॉडी कहेंगे। अब इन ब्लैक बॉडी हमें क्यों पार्टिकल नेचर की तरफ बता रहा है, अब इन बात पे आते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्या बोले मैक्स प्लैंक, मैक्स प्लैंक समझाए चीजों को जो एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छे तरीके से दिया हुआ है कि जब भी हम हीट करते हैं ना, तो हम तो एनर्जी देते हैं ना, जितना ज़्यादा एनर्जी देंगे, जितना ज़्यादा हीट, इंफ्रारेड रेडिएशन होता है कि नहीं, हम बोले अभी जो आग होता है उससे क्या निकलता है, इंफ्रारेड, तो उन रेडिएशंस को पहले वो ऑब्जर्व करेगा, और ज़्यादा हीट करोगे रेडिएशन और डिफरेंट बदलेगा कि नहीं, तो वो डिफरेंट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, है ना। उनका कहने का मतलब ये था कि भाई जो डिफरेंट रेडिएशन तुम देख रहे हो ये क्या करता है, डिफरेंट रेडिएशन को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो जब एब्जॉर्ब करेगा तो रेडिएट भी करेगा। तो तुम बताओ, जब लोहा गर्म होता है सबसे पहला कलर कौन था, रेड, और चमकने वाला भी सबसे पहला कलर कौन था, वायलेट कहाँ पे था, लास्ट में। यार वायलेट डीम में भी लास्ट में है, रेड ब्राइटनेस के बाद भी पहले है। अब हमें तो लग रहा था यार रेड का इतना ब्राइटनेस है तो रेड तो
समझ में आ रहा है ना हम क्या बोल रहे हैं? रेड अगर इतना ज्यादा ब्राइट है तो रेड को पहले क्यों जला? रेड को बाद में आना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा एनर्जी लेगा, क्योंकि जिसका ज्यादा इंटेंसिटी उसका एनर्जी ज्यादा, ये वेव नेचर कहता है। तो मतलब अगर रेड बहुत ज्यादा ब्राइट जल रहा है मतलब ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं देखने को मिला। वायलेट डिम भी जल रहा है तो सबसे लास्ट में, मतलब सबसे लास्ट में वायलेट कलर को रेडिएट करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि वो एब्जॉर्ब किया होगा तब ना रेडिएट किया। पहले एब्जॉर्ब होता है फिर रेडिएट होता है। तो भाई पहले रेड लास्ट में वायलेट, ऐसा कैसे हो सकता है? जबकि रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। बात आया समझ में? अब इस ग्राफ को समझ, वेवलेंथ को बढ़ाएंगे है ना, तो हमारा क्या है, इंटेंसिटी क्या होता है, ज्यादा बढ़ता है। हम ये सोच रहे थे, देख इंटेंसिटी मतलब क्या होता है, जब वेवलेंथ हम टेम्परेचर देते हैं वह सेम टेम्परेचर वेवलेंथ को बढ़ाते हैं, वही रेड का ही वेवलेंथ को थोड़ा सा और बढ़ा दिए तो और ब्राइट हो जाता है। बट और ज्यादा बढ़ा दोगे कलर चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कलर चेंज हो जाएगा। तो फिर स्लो पैसा काम नहीं करेगा, अपने हिसाब से काम करेगा। ठीक है, जो कि हम वेव नेचर से नहीं समझ सकते। अब सवाल है सर पार्टिकल नेचर से कैसे समझ सकते हैं, है ना? तो इनका मानना था, मैक्स प्लैंक का मानना था, यहाँ पे जो लोहा जो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। मतलब क्या है? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में एब्जॉर्ब कर रहा है का क्या मतलब है? मतलब हम क्या समझते हैं, कोई भी अगर एनर्जी को लेता है तो कंटिन्यूअसली पहले रेड को एब्जॉर्ब किया होगा फिर किसी और को किया होगा, ऐसा नहीं है। वो बोले कि कभी भी कोई चीज जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है वो स्मॉल पैकेट में यहाँ पे एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी को। यहाँ पे जो लाइट हम देख रहे हैं, लाइट को जो ये एब्जॉर्ब कर रहा है तो स्मॉल पैकेट में एब्जॉर्ब कर, लाइट क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है स्मॉल पैकेट में। ये कंटिन्यूअस वेव के जैसा नहीं कर रहा है, थोड़ा सा पैकेट ले रहा है फिर थोड़ा सा पैकेट ले रहा है फिर थोड़ा सा पैकेट ले रहा है एनर्जी का, समझे? तो पैकेट में एनर्जी ले रहा है ना। और एनर्जी का पैकेट में, हर एनर्जी का पैकेट में तुम्हारा क्या है, छोटा छोटा फ्रीक्वेंसी है ना। मान लो ये ब्लू का एनर्जी का पैकेट है और एक हो सकता है रेड कलर का एनर्जी का पैकेट। बहुत ध्यान समझना क्या समझा रहे हैं। एक हो सकता है रेड कलर का एनर्जी का पैकेट, तो रेड कलर में फ्रीक्वेंसी किसका रहेगा? अंदर में पैकेट में रेड कलर का रहेगा। ब्लू कलर में फ्रीक्वेंसी किसका रहेगा? ब्लू का रहेगा। बात आया समझ में? सर क्या प्रूव है कि पैकेट में ले रहा है, डायरेक्ट नहीं ले रहा? डायरेक्ट लेता तो जब ये आग जलता तो डायरेक्टली ब्राइट रेड जलना चाहिए ना, पहले डल रेड जला। बात समझो मेरा बात, डल रेड जला फिर धीरे 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 क्या हो गया, ब्राइट हो। क्यों? क्योंकि ले रहा है पैकेट को, ले रहा है और ले रहा है, कंटिन्यूअस नहीं ले रहा है, वो धीरे धीरे एनर्जी का पैकेट को, है ना, एनर्जी को पैकेट को बार बार एब्जॉर्ब कर रहा है जितना ज्यादा। मिसाल के तौर पर क्या बोलना चाहते हैं, कभी देखो एक हम टॉर्च लेते हैं, एक जगह मारते हैं, है ना, उतना ब्राइट नहीं रहता। 2 टॉर्च को मिला देंगे और ब्राइट आ जाता है, 3 टॉर्च को मिला देंगे और ब्राइट आ जाता है, 4 टॉर्च को मिला देंगे और ब्राइट आ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें इतने सारे एनर्जी, एक टॉर्च से एक एनर्जी का पैकेट निकलता है, दूसरे टॉर्च से दूसरे एनर्जी का पैकेट निकलता है। जब सारे एनर्जी के पैकेट मिल जाते हैं ना आपस में तो बहुत ही ब्राइट एनर्जी का पैकेट निकलता है। समझ में आया या नहीं आया? तो उनका मानना था कि डायरेक्टली चमका क्यों नहीं, है ना, वो इसलिए धीरे धीरे चमका क्योंकि वो एज अ पैकेट ले रहा है, कंटिन्यूअस नहीं ले रहा है। और हर पैकेट का एनर्जी सेम है। मतलब रेड के लिए अगर एनर्जी E1 है तो इस पैकेट का भी E1 होगा, इस पैकेट का भी E1 होगा, इस पैकेट का भी E1 होगा, इस पैकेट का भी E1 होगा। और अगर ब्लू पैकेट का एनर्जी E2 है तो हर ब्लू पैकेट का एनर्जी क्या होगा, सेम कलर के लिए सेम एनर्जी का पैकेट है। समझ में आया? तो सेम कलर के लिए क्या है, सेम एनर्जी का पैकेट है। और इन सेम पैकेट में, सेम कलर का सेम पैकेट में सेम एनर्जी होता। और इन छोटे से पैकेट का नाम वो रखे क्वांटा। क्या नाम रखे? क्वांटा। इसी से इसका नाम आया प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इन छोटे से पैकेट का क्या नाम रखे? क्वांटा। अब बहुत ध्यान समझना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए क्वांटा कहते हैं। लेकिन अगर सिर्फ बात लाइट का हो तो, विजिबल का बात हो, क्योंकि हम ब्लू और रेड लाइट का बात कर रहे हैं, पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का बात करेंगे तो क्वांटा कहेंगे। लेकिन फॉर लाइट, अगर ये लाइट के लिए बात किया जाए तो इस पैकेट का नाम क्या है? फोटॉन्स। क्या है? फोटॉन्स। समझ में आया? तो इसको हम क्या कहते हैं? फोटॉन्स कहते हैं। छोटे छोटे पैकेट को एनर्जी का
फोटॉन्स कहते हैं। अब इसको समझते हैं, ये क्यों हुआ था, ये क्यों हुआ था, पहले रेड क्यों जला था। ठीक है, उनका कहने का मतलब था कि कभी भी कोई कलर रेडिएट करता है तो क्यों रेडिएट करता है। इस चीज़ को नील बोर अच्छे से समझाए हैं, ये उतना अच्छा से नहीं समझाएं। ये बोले थे कि जो वाल होता है ना, जो मतलब जैसे कि मान लो हमारा लोहा है, तो लोहा का वाल में सब एटम सब होगा, तो जब पैकेट आता है ना पैकेट, तो पैकेट एज अ पार्टिकल आता है, एज अ वेव नहीं आता। और वो पैकेट क्या करता है, उसके चारों तरफ जो एटम होते हैं उससे टकराता है, तो टकराएगा, कोलिजन के दौरान अपना मोमेंटम ट्रांसफर करेगा या नहीं करेगा। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर कोई चीज मोमेंटम में है ना, मतलब मास और वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, किसी से टकराएगा तो अपना मोमेंटम ट्रांसफर करेगा कि नहीं, इसमें करेगा ना। तो भाई अपना मोमेंटम पैकेट एटम्स को ट्रांसफर करते हैं, जिससे एटम वाइब्रेट करने लगते हैं। बहुत ध्यान समझना, एटम क्या करने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं। तो एटम के वाइब्रेशन से रेडिएशन निकलता है। क्या निकलता है, रेडिएशन निकलता है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं। समझे वो कैसा होता है, वो क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, अब ये इलेक्ट्रॉन को पैकेट टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, है ना, मतलब एटम वाइब्रेट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन भी इधर उधर जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जब वापस, हम बताएंगे नील बोर में बताएंगे, जब वापस अपनी पोजीशन पे आएगा तो वो क्या करता है, एनर्जी रेडिएट करता है। ये ऑब्जर्व किया गया। तब जो एनर्जी रेडिएट करता है तो डिफरेंट कलर को देखता है, तो जितना एनर्जी लेता है उतना को क्या कर देता है, रेडिएट कर देता है। ठीक है, अब उसका लिमिट होता है, जैसे जैसे तुम एनर्जी को बढ़ाओगे वो दूसरा दूसरा पैकेट लेने लगेगा। तब ना कलर चेंज हो रहा था, रेड से वायलेट तक के तरफ आ गया। क्यों वायलेट के तरफ आ गया होगा, मतलब हमने जितना ज्यादा एनर्जी दिया, क्योंकि हमारा एक्सपेरिमेंट तो यही बता रहा है ना, सबसे ज्यादा एनर्जी वायलेट के पास है, तब ना सबसे लास्ट में रेडिएट किया। रेड का एनर्जी कम होगा तब ना वो पहले एब्जॉर्ब किया और पहले रेडिएट कर दिया। जब ज्यादा एनर्जी को बढ़ाएं तो वायलेट को सबसे लास्ट में एब्जॉर्ब किया होगा, मतलब ब्लू को, फिर सबसे लास्ट में ब्लू को रेडिएट किया होगा। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या बता रहा है कि एनर्जी सबसे ज्यादा किसका है, वायलेट कलर का। दिमाग घूम गया यहाँ पे कि भाई अगर वेव मानेंगे तो समझ में ही नहीं आ रहा है ना, वेव मानेंगे तो रेड का वेवलेंथ ज्यादा है और वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम है। भाई साहब वेवलेंथ ज्यादा है ना, इंटेंसिटी पे एनर्जी डिपेंड ही नहीं कर रहा है। अगर इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा तो इसका वेव नेचर तो गया, ये वेव नेचर है नहीं, फिर ये क्या नेचर है, पार्टिकल। बोले यहाँ पे जो लाइट है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये वेव के जैसा नहीं पैकेट के जैसा आ रहा है, और वही पैकेट क्या कर रहा है, मोमेंटम दे रहा है इलेक्ट्रॉन को, और वही इलेक्ट्रॉन जब ऊपर नीचे होता है तो रेडिएट करता है एनर्जी, उसी से लाइट निकल रहा है जो रेडिएशन देख रहे हैं। तो सबसे लास्ट में किस रेडिएशन को ऑब्जर्व कर रहा था, वायलेट वाला। क्यों, अब इसमें क्या रिलेशन देखे, वो एनर्जी में मैक्स प्लैंक एक रिलेशन देखे, एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी से। किससे प्रोपोर्शनल है, मतलब सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसका होगा, रेड का, क्योंकि वेवलेंथ से फ्रीक्वेंसी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका फ्रीक्वेंसी, तो सबसे पहले रेड इसलिए दिखा होगा क्योंकि रेड का फ्रीक्वेंसी कम है, और सबसे लास्ट में ब्लू या वायलेट इसलिए दिखा होगा क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी। इसीलिए एनर्जी जो है यहाँ किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे। समझ में आया कि नहीं। और बोले अगर इसको हटाएंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन लगेगा कि नहीं, तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन का नाम H रखे, E = h/nu। देखे हुए फॉर्मूला को, एग्जैक्टली प्लैंक्स कांस्टेंट। H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। समझे, हम बोले थे पढ़ा देंगे जल्दी, टेंशन नहीं है। यह क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू फिक्स होता है नियरली 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड। दैट इज द यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। वो बोले कि एनर्जी जो है ना वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर, और ये किसका एनर्जी है, सारे का नहीं है, एक पैकेट का एनर्जी है। ये E2 देख रहे हो ना, इसका भी hν2 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 hν2, इसका hν1 hν1 hν, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पे एनर्जी चेंज हो रहा है ना। हर रेड के लिए सेम एनर्जी क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी ν1 है, हर ब्लू के लिए अलग फ्रीक्वेंसी क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी हम क्या माने हैं, ν2 माने। बात आ रहा है समझ में। तो हर पैकेट जो सेम कलर का है, हर पैकेट का एनर्जी, ये एक फोटोन का है, एक फोटोन का एनर्जी है, क्या है, hν। तो इससे ये बताएं कि लाइट जो बिहेव कर रहा है ना वो यहाँ पार्टिकल के जैसा बिहेव कर रहा है, इसीलिए हमको इस तरह के चीजों को देखने को मिल रहा है। लेकिन ये भी थ्योरी जो था दिल को उतना अच्छा फील नहीं होता है, मतलब
पूरा दिल को सेटिस्फाइड नहीं मिलता है कि यार पार्टिकल है सर, ठीक है, बट ठीक है समझ गए, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसीलिए बोल दिए कि पार्टिकल होगा, क्योंकि एनर्जी अगर इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा तो वेव नेचर तो नहीं है। जब वेव नेचर नहीं है तो फिर उनको लगा होगा हाँ भाई पार्टिकल के जैसा बिहेव कर रहा होगा, फिर पैकेट को टकरा रहा होगा, तो डिफरेंट पैकेट पे डिफरेंट एनर्जी, मतलब सेम कलर का सेम पैकेट का एनर्जी, तो वायलेट का सबसे ज्यादा पैकेट का ज्यादा एनर्जी, तो वो लाए होंगे फिर जाके चले गए होंगे। यहाँ तक बात क्लियर था, बट फिर भी उतना दिल को जो मिलना चाहिए सेटिस्फैक्शन वो नहीं मिला, है ना। उसके बाद आते हैं भाई अल्बर्ट आइंस्टाइन, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक, ये क्लियरली एक्सप्लेन कर दिए कि लाइट का पार्टिकल नेचर ही है। सवाल है सर कैसे एक्सप्लेन किए?